हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने ना फर्स्ट यूनिट 3.1 के अंदर क्या क्या डिस्कस कर लिया था बच्चों। सबसे पहले एंगल मेजर कैसे करते हैं, किस किस फॉर्मेट में एंगल होता है, डिग्री में होता है, रेडियन में होता है। अगर मैंने एंगल फॉर्म कर दिया तो एंगल जो बन जाता है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। साथ के साथ डिग्री और रेडियन के कन्वर्जन्स थे, साथ के साथ हमने आर्क और थीटा एंगल के बीच में कनेक्शन हम लोगों ने क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनमें क्या कनेक्शन है इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम लोगों ने क्लास 10 तक भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब क्लास 10th के अंदर जब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को देखा तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस करते थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम डिस्कस करते थे बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये रेशियो और फंक्शन दोनों में क्या कनेक्शन होता है। रेशियो हम लोग जनरली बात करते थे भाई साइन थीटा क्या होता है। अगर मैंने कहीं भी कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर दिया, बना लिया, ठीक है, तो उसके अंदर ये एंगल अगर मेरा थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला कौन होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो हम जानते थे ये क्या होता है, कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहते थे, इसको रेशियो थे, ये एक्चुअली क्या कहते थे, रेशियो। और जैसे ही हम लोग इसमें आ जाते हैं क्लास 11th के अंदर, 12th के अंदर, तो हम लोग है ना इन्हीं टर्म्स को क्या कहने लग जाते हैं, इन्हीं टर्म्स को क्या कहने लग जाते हैं, फंक्शंस कहने लग जाते हैं। सपोज दैट मैं बोलूंगा y बराबर साइन एक्स। ठीक है, अब x क्या चीज है, इस जगह से अगर देखें तो x मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट करेंगे इस जगह तो ये मेरा डोमेन वाला सेक्शन हो जाएगा, और ये जो आउटपुट आ रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ इस जगह फटाफट, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, या समटाइम्स कोडोमेन को हम रेंज भी कहते हैं, पर्टिकुलर टर्म्स भी कहते हैं। अच्छा, कोडोमेन ना बोल करके एक काम करें, अगर मैंने बोला रेंज तो ये भी बात आपके समझ में आनी चाहिए भाई, ये टर्म्स आएगी जो मेरे कौन से वैल्यूज होंगे, रेंज वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, या एफ ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स हो गया, तो फंक्शंस के फॉर्मेट में बात करेंगे। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएंगे, फंक्शंस हो जाएंगे। ये क्या चीज है, मेरे फंक्शंस हैं। क्लियर है। अब क्लास 11-12 के अंदर हम लोग है ना इनको ट्रीट करते हैं एज ए फंक्शन। कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए फंक्शन। तो जनरली है क्या है, तो ये रेशियो ही, लेकिन इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट करते हैं, समटाइम्स इसमें एक्स है ना डिग्रीज में पुट करते हैं। अब डिग्रीज में पुट करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए भाई, डिग्री में पुट करेंगे और फिर हम लोग इसको किस में पुट करते हैं, रेडियन में भी पुट करते हैं। तो इसका मतलब है ना यहां पे हम लोग है ना मोस्टली वैल्यूज पुट करने वाले हैं किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो सबसे पहला तो मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं क्लास 11 से क्लास 10th में क्या अंतर रहता है आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो यहाँ रेशियो, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, इस जगह फंक्शंस की बात करेंगे। तो मैं टर्म यूज करने वाला हूं फंक्शन। क्लियर है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो बताओ इन फंक्शंस को मुझे स्टडी करना पड़ेगा किस तरीके से। इन फंक्शंस को मुझे स्टडी करना पड़ेगा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इनकी वैल्यूज कैसे आई, तो वो सब चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। जब आप है ना एनसीईआरटी को है ना सबसे पहले स्टडी करना शुरू करेंगे तो बहुत बेसिक सी बात तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये बनते कैसे हैं, इनमें साइन को क्या बोला जाता है, कॉस को क्या बोला जाता है। तो मैं रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अकॉर्डिंग टू रेशियो, अकॉर्डिंग टू किसके बात करूं, रेशियो की बात करता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन अगर मैंने कहीं पुट कर दिया, सपोज दैट ये मेरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है इस जगह। ठीक है, और यहां से ये ए, ये बी और ये सी, अगर मैंने ना इस एंगल की बात करी एक्स, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो बताओ साइन एक्स अगर सही मायने में देखें, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये परपेंडिकुलर होता है हमारा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, बेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बताओ साइन एक्स, साइन एक्स किसके बराबर आएगा बच्चों, जनरली रिप्रेजेंट करूंगा इसको कहीं ना कहीं किसके फॉर्मेट में, दैट इज पी अपॉन एच। क्लियर है, ये जानते हैं बहुत अच्छे से। कॉस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, सेम बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बात आपको पता होना चाहिए। टेन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब है ना इसी का जस्ट है ना रेसिप्रोकल केस आ जाता है हमारे पास। तो रेसिप्रोकल केस के अंदर जाते हैं बच्चों, तो साइन एक्स का जस्ट रेसिप्रोकल केस के साथ जाएंगे तो कौन आएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसका अगर रेसिप्रोकल केस देखें तो सेक एक्स हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और साथ ही साथ इसका अगर मैं रेसिप्रोकल केस देखता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, जो कि क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये केस अभी जस्ट मैंने क्या किया, आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है। अब है ना आप इसको है ना बचपन से जानते होंगे, ये एक ट्रिक होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्लियर है। तो साइन कॉस और टेन इनको याद रखें। तो साइन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मतलब साइन हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कॉस इसी हिसाब से। तो बेसिक है, क्लास 11th के अंदर 10th के अंदर आप लोग सीख जाते हैं, तो यहाँ पे तो ये आना चाहिए। ठीक है, बाकी का अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना आपके सामने लिखूंगा एंड देन इसके आगे मैं फंक्शंस में ही मूव करूंगा। ठीक है, अब फंक्शंस की वैल्यूज कैसे आई, इनकी वैल्यूज का क्या तरीका रहा होगा, ठीक है, तो वो डिस्कशन मैं आपसे एक बार कर लेता हूं। ठीक है, होता क्या है बच्चों, हम जनरली स्टडी कर लेते हैं, हम लोग है ना उन वैल्यूज को याद कर लेते हैं, चाहे वो डिग्रीज में हो चाहे वो रेडियंस में हो। लेकिन है ना अगर 11th क्लास के अंदर अगर बात करें तो ये किस तरीके से बने हैं, तो हम लोगों ने रेडियंस के अंदर डिस्कशन किया था भाई, एक यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल समझते होंगे आप लोग, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। तो उसके बिहाफ पे मैंने क्या किया था, 1 रेडियन को मेजर किया था। क्लियर है। उसी के बिहाफ पे सिमुलेशन होता है। ठीक है, और सिमुलेशन से कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूं, वैल्यूज क्या करता हूं, फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, तो वो वैल्यूज कैसी होती हैं, तो वैल्यूज फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, बाय सिमुलेशन। ठीक है, तो सिमुलेशन मेथड के थ्रू, बाय सिमुलेशन, ठीक है, हम करते क्या है, यहां से इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या करने वाले हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर सही मायने में अगर आप जानना चाहें तो जैसे कि यूनिट सर्कल की बात करी थी मैंने आपको ऑलरेडी भाई, यूनिट सर्कल जैसे मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया, ये वो सर्कल है जिसका रेडियस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 यूनिट एग्जैक्टली। तो यहां से अब मैंने क्या कर दी है, लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर ली, और एक ये सेंटर से होके जा रही है। ठीक है, समझ रहा बाय सिमुलेशन। ये क्या है बच्चों, ये ओरिजिन हो गया, इस सर्कल का क्या हो गया, ओरिजिन। सर्कल कौन सा है हमारा, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, यूनिट सर्कल का मतलब हो गया जिसका रेडियस कितना होगा, 1 होगा, 1 यूनिट होगा। क्लियर है। चलो अब इसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो यहां से अगर है ना मैं इस जगह से अगर ऑब्जर्व करूं भाई, ये कितना पोर्शन होने वाला है, यहां से यहां तक ये 1, और अगर मैं पॉइंट को लोकेट करना चाहूं तो 1,0, इज इट ओके। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज -1, नहीं 0,1। क्लियर है, यहाँ पे x एक्सिस 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे क्या होने वाला है, -1,0 और दैट कैन बी अ 0,-1। क्लियर है। अब सिमुलेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, देखो यहां से, अब ध्यानपूर्वक देखना बच्चों, यहां से ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं सीखनी है, जो कि आप लोग क्लास 10th के अंदर नहीं सीखे हैं। बाकी का मैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग भी है ना, जितनी जरूरत है वो हो जाता है हमारा काम, बिकॉज ऑफ क्योंकि वैल्यूज मुझे क्या करनी है, लर्न करनी है। लेकिन आई कैसे, जस्ट एक हल्का सा तरीका आपको बता देता हूं कैसे। भाई यहां से बच्चों देखो, ये कोई पॉइंट होगा, यहां से यहां तक अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं ये लाइन, अगर ये लाइन, और आप जानते हैं ये एंगल कितना है हमारा, यहां से लेके यहां तक, ये मेरा π/6 है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है बताओ, π/6। इस कंडीशन में क्या है, π/6 है। अगर मैं इस जगह थीटा लिखूं, और थीटा किसके बराबर है, π/6, और π/6 रेडियन में है। और अगर आप बोले कि सर मैं रेडियन में नहीं करना चाह रहा हूं, मैं डिग्रीज में लिखना चाहूं, तो मैं किसको लिखूंगा, इसका 30 डिग्री लिखूंगा। इसको कितना लिखूंगा, 30 डिग्री। क्लियर है। अगर 30 डिग्री लिखूंगा, और साइन के लिए बात कर रहा हूं मैं, किसके लिए बात कर रहा हूं बच्चों, साइन के लिए बात कर रहा हूं। अभी किस पे सिमुलेशन कर रहे हैं हम, साइन पे सिमुलेशन कर रहे हैं। क्लियर है। तो साइन एक्स अगर मैं इस जगह बात कर रहा हूं, या साइन थीटा बात कर रहा हूं, समझना इस चीज को। क्लियर है। तो इस पे अगर मैं सिमुलेशन करना चाहूं, तो ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, ये मेरा पॉइंट आया, सपोज दैट इज पी, ये मेरा पॉइंट क्या आया, पी। तो मैं पी से क्या करने वाला हूं, एक परपेंडिकुलर डालूंगा, ये परपेंडिकुलर यहां पे आएगा, और यहां पर इस तरीके से कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल आपको नजर आएगा, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी, और इसका नाम मैंने क्या कर दिया, क्यू कर दिया। क्लियर है। अब यहां से आपको क्या मेजर करना है, ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो तो 1 यूनिट है। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो तो क्या आएगा बच्चों, 1 यूनिट है, बिकॉज ऑफ क्योंकि दैट इज अ यूनिट सर्कल।
अब जब मैं ना इस जगह सिमुलेशन करता हूं, इसको मेजर किया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो ये जो टर्म आया है पी क्यू और ये जो टर्म आया है मेरे पास है ओ क्यू, ये दोनों मेरे पास कुछ वैल्यूज आई, और ये जो दोनों वैल्यूज जो आई हैं मेरे पास, जो वैल्यू अगर इस जगह से ऑब्जर्व करें तो पी क्यू आया है हमारे पास 1/√2। ये बच्चों एक बार और देखते हैं इसको, यहां से जब मेजर किया गया है किसको, ओपी, तो मेरा 1 आ जाएगा इस जगह से, डोंट वरी। लेकिन जब मैंने इस जगह से किसको मेजर किया, पीक्यू को, तो पीक्यू जो आया वो आया 1/2। पीक्यू कितना आया बच्चों मेरे पास, 1/2 आया, और यहां से जो ओक्यू था वो आया मेरे पास √3/2। ओक्यू कितना आया, √3/2, √3/2, और ये जो आया है PQ ये आया 1/2। अब ये है ना मेजर किया है, ठीक है, बाय सिमुलेशन मेथड, ठीक है। मैं चाहता तो उस जगह से उस पर्टिकुलर टर्म्स को यूज करके क्या कर सकता था, इसको मेजर करके भी बता देता, लेकिन अभी यहां से ये जो टर्म आया है OQ और ये जो आया मेरे पास क्या PQ, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये 1/2 और √3/2। और जैसे ही मैंने क्या किया बच्चों, इस जगह से साइन थीटा निकालने का प्रयास किया, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बताओ। साइन थीटा असल में होता क्या है, परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनियस, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो परपेंडिकुलर PQ है, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1/2। और ये जो थीटा है इस समय पे, थीटा कितना है जो ऑलरेडी मैंने बता चुका है, ये क्या है π/6 है, क्लियर है। तो ये बाय सिमुलेशन हम क्या कर सकते हैं, साइन अप्लाई करेंगे तो साइन का डेटा आ जाएगा, और अगर मैं कॉस अप्लाई करूंगा तो कॉस का डेटा आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सिमुलेशन मेथड होता है जिसके थ्रू ये ऑब्जर्व्स किए गए, ठीक है। और ये डेटा है ना सभी है ना, ये जो सिमुलेशन हुआ है, ये जो सिमुलेशन हुआ है बच्चों, इसमें डिग्रीज यूज नहीं हुई है, इसमें कभी भी डिग्री यूज नहीं हुई है। अगर कोई व्यक्ति जानना चाहिए सर 30 डिग्री को काम में लिया था कि नहीं, 30 डिग्री को काम में नहीं लिया बच्चों, यहाँ पे जो काम लिया है वो लिया है किसको, रेडियन को। तो ऑल ये क्या हो जाएगा, ये डेटा किसमें, डिग्रीज किसमें यूज करी है, या फिर बात करें एंगल किसमें यूज किया है, रेडियंस के अंदर यूज किया है, क्लियर है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है बाय सिमुलेशन मेथड, ठीक है। लेकिन अब है ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग है ना इतना सब कुछ निकालेंगे करेंगे, तो ये सब काम करने की हमें आवश्यकता नहीं है 1% भी, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधे एग्जैक्टली वैल्यूज क्या करेंगे, एक बार लर्न करेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको हो सकती है कि क्लास 10th की लर्न हो, और बाकी की जो वैल्यूज हैं उनको अपन क्या करेंगे प्रॉपरली, आगे वाली जो वैल्यूज है 15 डिग्री हो गया, 22.5 हो गया, ये कैसे निकालते हैं वो सब चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से कुछ वैल्यूज हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो मैं लर्न करते समय पे क्या करने वाला हूँ, फंक्शंस लिखूंगा पहले, तो इस तरफ फंक्शंस लिख दिए, ठीक है, और इस तरफ जो वैल्यू है ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो आगे वाला पोर्शन है समझ रहे हैं इसको, और ये जो आगे है ये किसको रिप्रेजेंट करने वाला है बच्चों, यहां से रेडियंस को मेजर करने वाला है, ठीक है। तो फंक्शंस में आ जाएगा हमारे पास sin x, cos x, tan x, cot x, इस जगह से आ जाएगा sec x और cosec x। बाय सिमुलेशंस ये वैल्यूज निकाल दी गई थी। x ये 0, ठीक है, 0 लिखो, 0 डिग्री लिखो, डजंट मैटर, ठीक है। 30 डिग्री को मैं π/6 रेडियन बोलूंगा बच्चों, या फिर आप अगर क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखें तो 30 डिग्री। नेक्स्ट वन इज π/4 45 डिग्री, नेक्स्ट वन इज π/3 दैट इज 60 डिग्री, और नेक्स्ट वन इज π/2 दैट इज 90 डिग्री, क्लियर है। चलिए तो अब इसको एक काम करेंगे, फटाफट क्या कर लेंगे, इनकी वैल्यूज अपन है ना एक बार जस्ट रिकॉल करेंगे। तो ये वैल्यूज बड़ी सिंपल हैं, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। देखो साइन एक्स फंक्शन की वैल्यू आती है 0 रेडियन या 0 डिग्री पे क्या आती है, 0 ही आती है, क्लियर है। मैं ग्राफिकल वे में भी इसको रिप्रेजेंट करूंगा साइन को, ठीक है। π/6 पे जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2, π/4 पे आती है 1/√2, π/3 पे आती है √3/2, और इधर से वैल्यू आती है हमारे पास क्या आती है, 1 आती है, क्लियर। cos x भी इसी हिसाब से जब बाय सिमुलेशन मेथड निकाला गया तो ये कितना आया, ये 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है √3/2, ये आ रहा है हमारे पास 1/√2, ये आ रहा है 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 0। सेम एज tan x, cot x, sec x, cosec x सारे इसी तरीके से निकाले गए। एंड देन हमारे पास क्या आया, ये वैल्यूज आती चली गई, ये क्या आ गया मेरे पास 0, ठीक है। ये आया मेरे पास 1/√3, ये आ गया 1, ये √3, और आगे चल के मेरे पास नॉट डिफाइन। अब इस जगह मैं नॉट डिफाइन वर्ड बोलूंगा, ठीक है। और नॉट डिफाइन का मतलब हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट कहते हैं इसको, क्लियर है। नेक्स्ट
cot x सेम कहानी, ये नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट, ठीक है, √3 दैट इज 1/√3 एंड दैट इज 0, क्लियर है। sec x क्या हो जाएगा, cos x का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, नेक्स्ट इज √2 हो जाएगा, नेक्स्ट इज 2, देन 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज cosec x क्या हो जाएगा, जस्ट sin x का उल्टा बोल सकते हैं, या फिर आगे वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको ये सब बातें क्या कर सकता हूँ, इजीली बता सकता हूँ, क्लियर है। तो ये टेबल है बच्चों, आपको जनरली क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आप क्लास 10th क्या करके आए, क्लियर करके आए, तो आपको 11th क्लास के अंदर ये जनरल सेंस में आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये मैंने कुछ है ना फंक्शंस की वैल्यूज रखी हैं। अब आप है ना 11th क्लास के अंदर डिग्रीज को एक बार को इग्नोर ही करेंगे, बिकॉज ऑफ क्योंकि सारा खेल किस में होने वाला है, रेडियंस में होने वाला है, ठीक है। तो रेडियंस पे ही हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली काम करेंगे, क्लियर। तो चलिए अब इन फंक्शंस को 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं भाई ये फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस की क्या खास बात है, उस पर हम लोग एक काम करते हैं। तो यहां डिस्कशन करेंगे बच्चों सबसे पहले साइन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो साइन एक्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये साइन एक्स जो फंक्शन है इस पे अपन बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है y बराबर साइन एक्स या f ऑफ x बराबर साइन एक्स, ठीक है। f ऑफ x बराबर साइन एक्स, इस फंक्शन को मैं क्या करने वाला हूं, इस जगह एक ग्राफिकल वे में समझूंगा, ठीक है। अब ग्राफिकल वे में अगर समझना चाहें बच्चों, तो इस जगह से क्या क्या स्टडी आप कर सकते हैं इनके बारे में, तो वो एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके चलो, तो यहां से स्टडी जो करना है, ये जो साइन फंक्शन है, ठीक है, अगर आप देखें तो ये इस तरीके से ग्राफ चलता है इसका, ठीक है। आप ये आगे तक स्टडी कर सकते हैं, आगे तक बना सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। लेकिन है ना, आप जब इसको देखेंगे तो अब ये इंटरवल्स हैं आगे तक के, ठीक है, इतने में ही काम चला लेते हैं, यहां तक क्लियर है। और सेम इस तरीके से सेम पीछे, ओके चलो। जब आप इसको देखेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो चुका है बच्चों, वाई एक्सिस, क्लियर है। जब आप इसको देखेंगे तो ये मेरा 0, तो मतलब साइन के अंदर 0 रखे हैं, तो दैट इज 0 वैल्यू। अब 0 डिग्री रखो, रेडियन रखो, जो मन में आए वो रखो, इसका मतलब क्या है, 0 ही है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ऑल डेटा आर इन रेडियन, हम सब किस में रख रहे हैं इसको, रेडियन के अंदर मान के बैठे हैं, ठीक है। एक्स इज रेडियन, ठीक है, इनपुट आउटपुट ये सारा खेल, ठीक है। बिकॉज ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो वाई बराबर क्या हो रखा है, साइन एक्स हो रखा है, तो ये मेरा क्या है, इनपुट वाले वैल्यू है, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और y मेरा क्या हो जाएगा, रेंज के पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये जो सेक्शन आता है मेरा π/2 आता है, जिसपे पीक पे चला जाता है, और ये वैल्यू क्या होती है हमारी इस जगह +1 होती है, क्लियर। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा, जिसपे वापिस 0 हो जाता है। फिर ये मेरे पास आता है 3π/2, जिसपे ये वैल्यू कहां चली जाती है, -1 वैल्यू होती है इस जगह। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है इस समय पे, -1, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की तरफ गए तो +1 की तरफ, और मिनिमम वैल्यू की तरफ गए तो -1 की तरफ गए, ठीक है। एंड देन दैट इज 2π, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 360, तो एक पूरा क्या हो गया, एक 1 साइकिल हो गया, ठीक है। यहां से अगर बात करें इस जगह 2π के बाद अगला वाला क्या हो जाएगा बताओ, इस जगह से 5π/2 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो गया 5π/2, क्लियर। और सेम कहानी आगे यहां तक अगर ये आते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 3π, ये अगेन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेम कहानी अगर मैं इस तरफ नेगेटिव साइड में चलता हूं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का π/2 वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह, -1 हो जाएगी। एंड देन अगर मैं बात करूं -π पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो -3π/2 ये आया, और यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है, और ये हमारे पास क्या है -2π, ये वैल्यू वापस क्या हो गई, मिनिमम हो गई है। तो ये ग्राफिकल वे में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन कर दिया साइन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो साइन फंक्शन के बारे में अगर आप बात करना चाहें डोमेन और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डोमेन और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखने वाले हैं, देखो ये मेरे पास क्या है फंक्शन साइन एक्स। अगर आपसे पूछा बताओ डोमेन क्या है, तो आप इजीली लिखेंगे, आप कोई भी रियल नंबर, ठीक है, क्या कर सकते हैं इस जगह पुट कर सकते हैं एज अ रेडियन, ठीक है। और जो मेरे पास रेंज आने वाला है, ठीक है, देखना ध्यानपूर्वक, जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई कर रही है वैल्यूज, -1 मिनिमम गया है और मैक्सिमम कहां गया है, +1 गया है। इसका मतलब डोमेन ध्यानपूर्वक देखना, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर। और रेंज जो आया है इस जगह से, रेंज आया है वो -1 से +1 के बीच में, ठीक है। -1 पे आए हम लोग, ठीक है, तो -1 से +1, और कौन सा इंटरवल लगा दिया मैंने,
क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमने कौन सा फंक्शन डिस्कस किया बच्चों, साइन फंक्शन डिस्कस किया है, ठीक है। अब इस साइन फंक्शन के बारे में और अल्टरनेट और नई बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन के बारे में देखें तो ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन की खास बात क्या होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहा जाता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की जो खास बात होती है, अगर ध्यानपूर्वक देखें, आगे चल के आप स्टडी करेंगे, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, ध्यानपूर्वक देखना। अगर मैंने बोला x2 बड़ा है किससे, x1 से, और उस कंडीशन में एफ ऑफ x2 क्या हो जाए, या फिर और बात कहूं x1 छोटा है किससे, x2 से, और ऐसी कंडीशन में एफ ऑफ x2 बड़ा आ जाए किससे, एफ ऑफ x1 से, तो ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ध्यानपूर्वक देखें, जैसे जैसे मैंने क्या किया है, इस जगह से वैल्यू बढ़ाना शुरू किया है, 0 की जगह फिर मैंने क्या किया, इस जगह π/3 रखा, ठीक है, उसके बाद π/4 रखा, फिर π/2 रखा। तो जैसे जैसे मैं इस जगह इंक्रीज कर रहा हूं, तो 0 से लेके π/2 तक ये वैल्यू क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर पीछे से देखें तो -π/2 से अगर मैं कहां तक बात करूं, +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, अगर ध्यानपूर्वक देखें तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। इसमें कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग। तो इंटरवल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इस समय पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर आपने बोला कि सर अगर मैं इस तरफ अगर देखना चाहूं तो क्या होगा, बताओ, यहां से अगर मैं करंटली देखना चाहूं तो बताओ, वैल्यू गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, यहां तक गिरती है। इस इंटरवल में वापस फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंटरवल्स होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो पहली बात तो ये पता चल गई, ठीक है। दूसरा, कंटीन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन है। बिकॉज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन की बात ये होती है कि अगर आप एक पॉइंट पर अगर पेन रखते हैं और आप बिना पेन को हटाए हुए पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट, अगर मैं इस जगह बात करता हूं, हाँ, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार। अगर मैंने बच्चों आपके सामने अगर इसको रिप्रेजेंट किया, सपोज दैट ये कलर रख लेते हैं। अगर मैं बिना पेन हटाए अगर क्या करता हूं, इसको बनाना चाहूं, ठीक है, पेन को उठाए, समझ पा रहे हो, उठाए, ठीक है। अगर एक बार मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ड्रॉ कर सकता हूं। तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड योर कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, मेरा कंटीन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूटी की बात करें बच्चों, तो ये कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब ये है ना, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्लियर। हालांकि मैं आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको ऐसी लग रही हो कि सर ये बहुत है ना अबव द माइंड जा रही है, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा इनको। कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात एक और चीज की, सर फंक्शंस के अंदर हमने पढ़ा था कि वन वन फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर खास बात ये होती है कि अगर मैं कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करूंगा इस जगह से, और ये ड्रॉ करने पर उनका जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। तो मैनी इनपुट और वन आउटपुट, तो ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। कैसा फंक्शन कहते हैं बच्चों, मैनी वन फंक्शन कहते हैं, क्लियर है। ये बात आपको यहां से जानकारी मिल जाएगी, क्लियर। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा साइन फंक्शन को, साइन एज ए फंक्शन डिस्कस किया। आगे चल के मैं कॉस का ग्राफिकल मैनर देखूंगा, ठीक है, टेन का देखूंगा। तो जस्ट आपको वैल्यूज तो आइडिया लग ही जाएगा इस जगह से, भाई किस इंटरवल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। तो वन टाइम्स आपको है ना इनको स्टडी करना ही पड़ेगा बच्चों, अदरवाइज फिर आपका कॉन्फिडेंस इस चैप्टर के अंदर कभी नहीं बनेगा, क्लियर है। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कॉस फंक्शन, ठीक है। तो कॉस फंक्शन को समझते हैं क्या मतलब है, और इस जगह से इस फंक्शन से मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो वो हम इंटरवल्स क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं आपके सामने कॉस फंक्शन y बराबर कॉस एक्स, ठीक है। और शॉर्ट में करूं तो भाई एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यहां से आपको पता चल रहा है कौन इनपुट कौन आउटपुट। अगर एक्स इनपुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, इसको मैं क्या कहूंगा, आउटपुट कहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। तो जब ध्यानपूर्वक इस ग्राफ को बनाया गया है, ठीक है, बाय यूजिंग द वैल्यूज, ठीक है, तो वहां से क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं उसकी तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस, ठीक है। अब समझ रहे हैं शीश को, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है, ये मेरा एक्स डैश और ये मेरा वाई डैश। क्लियर है। अब आप लोगों ने जब कॉस की वैल्यूज को ध्यानपूर्वक देखा तो कॉस की वैल्यूज के अंदर आपने नोटिस किया होगा बच्चों, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब एक तरीके से अगर देखें तो जहां पर साइन फंक्शन पीक पे जाता है 1 पे, यहां पे कॉस फंक्शन शुरुआत ही कहां से करता है, 1 से शुरू करता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अगर इस जगह वैल्यू रखी 0 रेडियन, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना, 0 जैसे मैंने रखा तो वैल्यू क्या मिला मुझे, 1 मिला। ठीक है, तो मैं इसको ग्राफ को एक बार रिप्रेजेंट बना देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, इजीली, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे तक इस तरीके से रन कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता चलेगा बच्चों, पहले वैल्यूज को समझ लेते हैं। 0 डिग्री बोलो, 0 रेडियन बोलो, क्या आएगी वैल्यू इस जगह, +1। ये वैल्यू क्या है, +1। ठीक है, यहां पर ये जो है मेरे पास आता है π/2, π/2 पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं जाता हूं इस जगह -1 आएगी वैल्यू मेरे पास, कब, ये वैल्यू मैं बोलूंगा इस जगह पाई पे जाकर के क्या हो जाता है, नेगेटिव -1 हो जाता है। फिर 3π/2 पे वापस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एंड देन आगे इसके आगे 2π पे क्या हो जाता है, वापस 1 हो जाता है। क्लियर है, तो ये एग्जैक्टली 1 वैल्यू आई मेरे पास। सेम कहानी अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो ये क्या है, -π/2 पे क्या होता है बताओ, 0 होता है। फिर ये वैल्यू किसकी हो जाएगी मेरी, ये वैल्यू होगी मेरी -π, और सेम कहानी ये -3π/2, और आगे गए तो इस हिसाब से मैंने ग्राफ को बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है। अब ये वैल्यूज बनी कैसे, इसको समझना शुरू करते हैं। ये फंक्शन क्या हो रहा है, देखो अगर सही मायने में देखें, अगर आपने साइन फंक्शन को देखा है तो ये साइन फंक्शन था मेरा। ठीक है, तो साइन फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये फंक्शन 90 डिग्री फास्ट है। 90 डिग्री क्या है, फास्ट है। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से अगर मैं बात करूं इसको, एक तरीके से 90 डिग्री क्या चल रहा है, ये जो इंटरवल है 90 डिग्री π/2, तो π/2 अगर रेडियन देखें या 90 डिग्री देखें तो ये फास्ट चल रहा है। इसका मतलब जहां पर साइन 0 से शुरू करता है वहां पे ये किससे शुरू कर रहा है, 1 से शुरू कर रहा है। इसका मतलब इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो साइन फंक्शन होता है वो π/2 डिग्री क्या है, फास्टर देन किसके है, साइन फंक्शन के कंपैरिजन में है कॉस फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेते हैं। अब यहां पर आप जब नोटिस करते हैं इस चीज को तो आपको समझ में आता है कि ये 1 वैल्यू है, 1 से ये फिर 0 पे गया, 0 से ये -1 पे गया, फिर ये वापस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वैल्यूज के बारे में बात करें तो -1 से +1 के बीच में ही है। ठीक है, इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो डोमेन हम क्या रखेंगे और मेरे पास रेंज क्या क्या आता है, दोनों चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो रेंज तो फिक्स है, -1 और +1 के बीच की वैल्यू आ रही है, तो मैंने इस तरीके से क्या कर दिया आपके सामने, इंटरवल डिसाइड कर दिया -1 से +1 के बीच में। डोमेन आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, इसका मतलब डोमेन क्या हो गया मेरे पास, रियल नंबर हो गया। क्लियर है। सेम कहानी, साइन और कॉस के फंक्शंस बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ग्राफ भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस कॉस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो 90 डिग्री का होता है, फास्टर होता है। बाकी की प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट कैसी हैं, सेम। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इस जगह से मैनी वन है कि नहीं, इसको अगर आप चेक करना चाहें तो मैनी वन कैसे चेक करेंगे। ठीक है, आपने कोई लाइन ड्रॉ करी, सपोज दैट आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी ये, अब ये लाइन जब ड्रॉ करी है तो आपने नोटिस किया होगा यहां पर आउटपुट मेरे पास अगर इस जगह से देखें तो डिफरेंट मेरे पास क्या है, इनपुट है, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग डिग्रीज रेडियंस की वैल्यू पुट कर रहा हूं। एक बार इस तरफ से वैल्यू पुट करिए, एक बार इस तरफ से वैल्यू पुट करिए, एक बार इस तरफ से वैल्यू पुट करिए, एक बार इस तरफ, लेकिन हर जगह से क्या आ रहा है, आंसर मेरे पास क्या सेम आ रहा है। इसलिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, दूसरा अगर मैं इस जगह से एक और बात ऑब्जर्व करता हूं कि कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, आप एक जगह पे क्या करिए, मार्कर रखिए और पूरा ग्राफ क्या कर सकते हैं आप एक बार में ही बना सकते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब आप बोले सर इसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी डेरिवेटिव्स में। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे, वहां पे उस समय पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि भाई फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो वहां आपको नीड होगी। नेक्स्ट पॉइंट इस जगह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में, आप खुद ऑब्जर्व करिए वैल्यूज कब से बढ़ना शुरू करती है, कब से घटना शुरू करती है। तो यहां पर जब मैंने इस जगह से ऑब्जर्व किया, देखो ये जो रेंज है, इस रेंज में वैल्यू क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहां तक बढ़ी। ठीक है, तो अगर इस जगह से देखें तो -π से लेके -π से कहां तक, 0 रेडियन तक ये वैल्यू क्या हो रही है बताओ, इंक्रीजिंग है। यहां पे इंक्रीजिंग इसने अपने आप को शो किया। फिर आगे जब हम लोग बढ़े तो हमने देखा 0 से कहां तक,
पाए तक ये वैल्यू वापस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरफ इंक्रीज है, इस तरफ क्या है बताओ, नोटिस करिए, इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 0 से पाए के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने आप को क्या करता है, शो करता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आता होगा आप लोगों को, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर x1 अगर ग्रेटर देन x2 है तो ऐसी कंडीशन में f ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन f ऑफ x2 है तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन को इंक्रीजिंग बोला जाता है, अदरवाइज उसको क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग बोला जाता है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है मेरे पास, इंटरवल्स दे दिए डिफरेंट डिफरेंट, तो माइनस पाई से लेके कहां तक, 0 रेडियन तक ये वैल्यू कैसा है, इंक्रीजिंग मैनर में। 0 से पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग है। सेम फिर आगे बढ़ना शुरू करता है, फिर घटना शुरू करता है। और रही बात इनवर्स फंक्शन, जिस दिन हम बनाएंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब बनेगा, ठीक है। अब ऑन टू बनाते ही और 1 1 बनाते ही, तो 1 1 ऑन टू बनते ही फंक्शन वाइजेक्टिव हो जाएगा। वाइजेक्टिव हो जाएगा तो मैं इस फंक्शन का इनवर्स कर सकता हूं। तो खास बात है, इनवर्स फंक्शन के लिए वाइजेक्टिव बनाना जरूरी है, और वाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स बनता है तो वहां पर मैं कुछ इंटरवल डिसाइड करूंगा, ये वाला डिसाइड करूंगा कि ये वाला डिसाइड करूंगा, वो आपको चीजें क्या होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल है ना, कॉस फंक्शन के बारे में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जो कि हमारे पास क्या है, tan फंक्शन है, ठीक है। अब tan फंक्शन के बारे में क्या जानते हो आप, तो tan फंक्शन को समझना शुरू करते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो y बराबर क्या है, tan x। tan x, अब बताओ tan बनता कैसे है, अगर सही मायने में देखें तो tan sin x अपॉन cos x। ये tan f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, sin x अपॉन क्या हो गया, cos x। यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं, ये फंक्शन, दो फंक्शन p अपॉन क्यू, रेशनल फंक्शन कह सकते हैं। तो p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में अगर कोई फंक्शन होता है तो मैं उसको कहता हूं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन की पहली कंडीशन होती है भाई, नीचे वाला जो टर्म है q ऑफ x है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब cos x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x नेवर इक्वल टू 0। अगर cos x 0 कब होता है, पहली बात तो वो कंडीशन को समझे। cos 0 कब होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, π/2 पे होता है। अगला 3π/2 पे होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब ग्राफ देख लें एक बार, आप पढ़ के आए। इसका मतलब जब आपने इस चीज को नोटिस किया, देखो ये कहां पे 0 हुआ, π/2 पे हुआ। अगला वाला किस पे होगा, 3π/2 पे। इससे पिछला वाला -π/2 पे। इसका मतलब 2n + 1 π/2 पे क्या हो रहा है, ये वैल्यूज क्या हो रही हैं, इसकी 0 हो रही हैं। इसका मतलब यहां पे x को क्या नहीं होना है, x नेवर इक्वल टू 2n + 1 π/2। मतलब π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो रख देंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और सही मायने में जहां जहां π/2 टर्म्स हो रही है, π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल हुआ है, वहां पे एक ग्राफ क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट वैल्यूज देने लग गया है, नॉट डिफाइंड वैल्यूज देने लग गया है, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं। तो यहां मैं एक काम करता हूं, ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने, ठीक है, समझना चीजों को। ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस, ठीक है। अब ग्राफ को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। ये x, ये मेरा y, ये 0, ठीक है, समझना। अब ध्यानपूर्वक देख के बताओ। पहले तो आप जनरली है ना, आप लोग जितनी वैल्यूज को जानते हैं उनको समझ लो। tan 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये 0 पे ही है अभी, ठीक है। फिर जब आपने देखा कि जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, tan π/2, तो यहां पे वैल्यू बढ़ गई, 1 के आसपास पहुंची। फिर जैसे ही आप π/3 की तरफ गए, वैल्यू और बढ़ना शुरू करी, और 90 पे जाकर के वो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, इनफाइनाइट हो गई, नॉट डिफाइन हो गई। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करता है। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो ये मेरा क्या हो गया, देखो ये वाला जो है, ये आगे चल के क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है। और नॉट डिफाइन वाले केस को मैंने रेड कलर से क्या कर देना है, इंडिकेट कर देना है। तो रेड कलर से इंडिकेट कर दिया है भैया। देखो एक बार ग्राफ को समझो। अब सेम, अब हुआ क्या, देखो ऑब्जर्व करना, ये 0 पे 0 था और π/2 पे जाके क्या हो गया, नॉट डिफाइन। ये लाइन जो है वो नॉट डिफाइन लाइन है। क्लियर? बीच में कहीं ना कहीं π/4 भी आएगा, इस पे 1 हो जाती है वैल्यू, ठीक है। सेम कहानी, अब जैसे मैं पीछे जाना शुरू करता हूं तो पीछे जाने पर भी सेम कहानी इस जगह क्या आती है, आपके सामने आएगी, जहां पे क्या होता है, ये -π/2 पे जाने पे क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का केस होगा।
ये क्या है मेरा अगेन, अब मैंने ना माइनस इनफाइनाइट लिख दिया है, माइनस जस्ट शो कर रहा है भैया कौन सी लाइन के अंदर है, ठीक है, बाकी क्या है नॉट डिफाइनिंग, क्लियर है। अब यहां पर भी मैं इसको क्या बोलता हूं, माइनस का π/2 बोला है। अब देखना ध्यानपूर्वक, अब मैक्सिमम हो गया। अब आप जानते हैं सब लोग बहुत अच्छे से tan फंक्शन के बारे में जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट उसका कैसा होता है नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट फिर वापस पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो वापस क्या होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव रहता है वैल्यू। इसका मतलब अब जो है वैल्यू आने वाली है वो कैसी रहेगी, π/2 से लेके पाई तक के इंटरवल में कैसी रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। और जहां से इसने फिनिश किया था वहीं से वो वैल्यू को आगे बढ़ेगा, अब बढ़ना शुरू कर रहा है, बढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है, अब बढ़ना शुरू किया और फिर आगे फिर जाना शुरू कर दिया, क्लियर है। तो यहां से इस ग्राफ को जब मैंने ड्रॉ किया तो आप ऑब्जर्व करना है इस चीज को, ये वैल्यू ये π/2 है, ये माइनस देखो π/2 से पाई तक, कहां तक, पाई तक, ये बढ़ना शुरू कर रहा है, फिर आगे भी बढ़ना शुरू किया है, क्लियर है, आगे भी क्या शुरू किया, बढ़ना शुरू किया है। एंड देन इसके आगे क्या हो रहा है, जैसे ही वो क्या करता है यहां पर 3π/2 पे ये वैल्यू पहुंचती है, मतलब π/2 के कौन से मल्टीपल पे पहुंची है, ऑड मल्टीपल पे पहुंची है, वैसे ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, बिकॉज ऑफ नॉट डिफाइन होने के कारण है, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या हो जाता है जीरो, कॉस जीरो होने पर क्या हो जाता है, कॉस जीरो होने पर ही कहानी क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है, सेम कहानी। तो इसको मैंने आगे रन कर दिया, कुछ आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, अगेन नॉट डिफाइन हो गई, इनफाइनाइट हो गई, क्लियर है। तो आप इस ग्राफ को जब ऑब्जर्व करते हैं, सेम कहानी यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, अब ये वैल्यू यहां से कहां करेगी, देखो ये नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, फिर इस तरीके से ये ग्राफ कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली रन कर रहा होता है। इस तरीके से यहां पर, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप पॉजिटिवली समझ सकते हैं पॉइंट को, ये मेरा पॉइंट क्या दे दिया मैंने इस जगह से -π/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का पाई हो जाएगा, एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो ग्राफ को आप समझना शुरू करते हैं। अब मैंने ग्राफ बना दिया, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस ग्राफ की खास बात क्या है, सबसे पहले तो मैनी वन है कि 1 1 है, ठीक है, 1 इनपुट पे 1 आउटपुट आता है, क्या होता है उन चीजों को समझना शुरू करते हैं। उससे पहले डोमेन और रेंज, सबसे बहुत इजीएस्ट केस है डोमेन रेंज के अंदर, ठीक है। तो जब आप देखते हैं डोमेन के बारे में बात करते हैं, तो डोमेन क्या है, आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, हाँ हम चाहते तो कोई भी रियल वैल्यू पुट करना है, लेकिन पुट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ, क्योंकि जहां जहां पर x की वैल्यू 2n + 1 π/2 हो रही है, ये वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा है, नॉट डिफाइन वैल्यू आपको दे रहा है। इसका मतलब डोमेन के अंदर 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए रियल नंबर से। तो आप क्या करने वाले हैं, जगह स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चों, डोमेन जो है वो रियल नंबर में से किन वैल्यूज को हटा दो, 2n + 1 π/2 को हटा दें, तो वो सभी वैल्यूज को क्या करता है, ये इनपुट के तौर पे लेता है, एंड देन आपको अपने कोई ना कोई रियल वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। अब बात आई सर रेंज क्या आएगा, तो रेंज जब आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से किसकी तरफ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये तो प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये मेरा कौन सा वैल्यू है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, सेम कहानी, ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट। तो इस चीज को आप समझिए अच्छे से, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाता है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या दे रहा है मुझे, रियल वैल्यू मुझे आंसर में देगा। इसका मतलब डोमेन रेंज मेरे पास आ चुके हैं। अब डोमेन रेंज आ चुके हैं, इसका मतलब मुझे चेक करना है 1 1 मैनी वन, ठीक है, उसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कर दो कहीं से भी, ठीक है। तो आपने जब चेक किया लाइन ड्रॉ करने के बाद, तो आपको पता चला कि यहां पर मेरा एक इनपुट, यहां पे दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, लेकिन आउटपुट सब जगह से क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मैनी वन है, फंक्शन कैसा है, मैनी वन, क्लियर है। तो मैनी इनपुट हैज 1 आउटपुट, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अगला पॉइंट जो आता है इस जगह से, वो ये आता है कि यहां पर जब मैं ध्यानपूर्वक देखता हूं इसको, तो ये पता चला है कि अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एक जगह पे अगर मैंने मार्कर रखा तो मैं इसको आगे तक लेके चला गया यहां तक, उसके बाद मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए पेन को उठाना पड़ेगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्लियर है। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब ये तो रही बात किसकी, tan फंक्शन के बारे में बात रही। अब आपने आगे चल के चेक करना है tan, तो tan का जस्ट क्या हो जाता है बताओ, रेसिप्रोकल केस आ जाता है, वो आता है cot। तो cot को समझना चाहे तो cot क्या होगा समझते हैं। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो देखो इस इंटरवल में देखो कहां से कहां, -π/2 से लेकर के π/2 तक, ये कैसा है,
इंक्रीजिंग वे में वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। सेम बढ़ रही है वैल्यू, सेम क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब आपने ऑब्जर्व किया ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब 10 जो है वो डिक्रीजिंग अगर सही मायने में देखें है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि है ना जब जब आपने नोटिस किया वो वैल्यूज क्या होती जा रही है आपकी, ऑलवेज बढ़ रही है, मतलब गिरने वाला इस तरीके से कोई ग्राफ है ही नहीं। मतलब कैसा फंक्शन है मेरे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? चलो अब आपको पता चला भाई ये वैल्यूज, ये पूरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं 10 का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट y बराबर कॉट एस, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, कॉट एक्स, ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट एक्स है, समझना शुरू करें, कॉट एक्स असल में होता क्या है, ये होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां से आप समझना इस चीज को अच्छे से, साइन फंक्शन जो होता है मेरे पास वो फंक्शन कब जीरो होगा, क्योंकि एक्चुअली रेशनल फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया तो रेशनल फंक्शन को आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर अगर मैंने लिखा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो दैट फंक्शन इज इस फंक्शन के अंदर क्यू ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब साइन एक्स कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स जीरो कब होता है, इसको ध्यान पूर्वक देखो, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपने जब साइन का ग्राफ देखा है तो बहुत इजीली आपको समझ में आता है साइन फंक्शन जीरो कहां पे हो रहा है, जीरो पे हुआ, अगला पाई पे हुआ, फिर 2 पाई पे हुआ, फिर 3 पाई पे, सेम कहां पे, अगर देखें नेगेटिव साइड में, इसका मतलब आपको पता चला n पाई पे क्या होता है, जीरो होता है। n पाई पे जीरो होता है तो इसका मतलब x नेवर इक्वल टू n पाई। क्लियर है? और n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब जब जब है ना इस जगह n को भी देख लेते हैं, n इज इंटीजर, ठीक है, बिलोंग्स टू z, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अब इस ग्राफ को बनाना शुरू करें तो क्या कहानी होगी। पहले डोमेन रेंज लिख लेते हैं। डोमेन क्या आएगा, देखो ध्यानपूर्वक देखो, जब आप देखते हैं इस जगह से डोमेन, तो आप कोई भी रियल नंबर लिखने के लिए जाते हैं लेकिन एन पाई को आपको शामिल नहीं करना, तो आर माइनस एन पाई, ठीक है, ये मेरा डोमेन हो जाएगा। साथ के साथ अगर इस जगह से बात करें रेंज की, तो रेंज के अंदर क्या क्या आता है, तो सेम कहानी, रेंज के अंदर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं ऑल रियल नंबर। क्लियर है? चलिए तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ग्राफ चलिए, तो ग्राफ के अंदर है ना, आपने नोटिस किया होगा जहां पर 0 रेडियन होता है वहां पर कॉट की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि साइन 0 रखते ही क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है। तो यहां से ग्राफ शो होगा और ऐसा करते 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 ग्राफ क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? तो इस बात को आप समझते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि है ना आगे जब जाते हैं तो कॉट के अंदर जब आप वैल्यू रखने वाले हैं 5/4, तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 5/4 रखने पे क्या आती है, 1 आती है, और फिर जैसे जीरो रखा क्या आने लग गया मेरे पास, जीरो रखने पे वो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब कहानी को जब ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ग्राफ इस तरीके से रन करता है, यहां से शो होगा, यहां से शो होगा, और थोड़ा और बेटर बना सकते हैं इसको, ठीक है, अब मच बेटर है, ठीक है। चलो अब ये ना, ये जो है जीरो कहां पे होगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास ये पाई के ऊपर या पाई/2 के ऊपर। नोटिस करते हैं तो ये हो जाता है जीरो किसके ऊपर, पाई/2 के ऊपर, ये क्या हो जाता है, वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ध्यान पूर्वक देखें इस जगह से, और यहां पर आते आते किस पे आते आते, पाई पे आते आते वापिस क्या होने लग जाएगा, नॉट डिफाइन होने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये कहानी कुछ ऐसे है। फिर आगे इसी हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है, सेम आगे फिर इसी हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, तो 0 पाई/2 हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास क्या है, पाई, ठीक है, ये 3 पाई/2, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, एंड देन सेम एज, ठीक है। और यहां पर ये वाला केस होता है प्लस इनफाइनाइट, ये होता है मेरा माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सी को फिर वापस से फिर ड्रॉ करना चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे जहां से फिनिश किया वहीं से वो कहानी क्या होगी, रन करेगी। तो आगे इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, अगला नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है, अगर नेगेटिव साइड में जाए तो -π/2 पे होगा, तो ये -π/2 है, -π/2, ठीक है। तो -π/2 पे क्या है, वापस नेगेटिव है, -π/2 पे नेगेटिव है, तो ये कुछ इस तरीके से रन करेगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माफ करिए, -π/2 पे नहीं होता है, किस पे होता है, माइनस के पाई पे होता है, -π पे जाकर के होगा, तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ग्राफ क्या करता है, हमारा रन करता है। और आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, डोमेन आपने लिख लिया, रेंज आपने लिख ही लिया। अब है ना आपको चेक करना है, फंक्शन मैनी वन है, ऑब्वियस सी बात है मैनी वन है, लाइन खींच के देख लो, मैनी वन मैनी वन हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया, मैनी वन। अब चेक करो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, साथ के साथ कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, क्लियर है। तो यहां से हमने क्वाड फंक्शन के बारे में भी देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अब जो आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, कॉटेक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सेकेक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। y बराबर सेकेक्स। चलिए अब बात करते हैं सेकेक्स फंक्शन के बारे में। तो देखो सेक फंक्शन असल में क्या होता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो सेक फंक्शन 1/cos x होता है, और cos की वैल्यू 0 जहां पर होती है वहां पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब इसका मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन है, या फिर और कहें तो अपन रेशनल फंक्शन है, तो cos x इज नेवर इक्वल टू 0। तो cos x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कहां पे होता है, इसको ध्यान दो। तो 0 आपने नोटिस किया होगा कहां होता है, π/2 पे होता है, फिर अगला 3π/2 पे होता है। मतलब यहां से देखें तो x इज नेवर इक्वल टू n+1 2n+1 π/2, ठीक है, 2n+1 π/2 ये नहीं होना चाहिए। बाकी का सब कुछ क्या है, डिफाइन है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए cos को, क्लियर है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या लिखने वाला हूं, डोमेन और रेंज लिखने वाला हूं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर, और किसको छोड़ते हुए 2n+1 π/2 को। ऐसा करने पर डोमेन आ जाएगा मेरे पास, क्लियर। नेक्स्ट अब बात आई इसका ग्राफ बनाने का। अगर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है तो इसका एक शॉर्टकट ये हो जाता है कि आप है ना कॉस फंक्शन का ग्राफ बना लो, ठीक है। अब कॉस का कैसे बनता है, चलिए कॉस की तरफ आते हैं हम लोग। जब आप कॉस का अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो नोटिस करना, आप कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, और ये आगे तक मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसको आगे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे इस जगह से बच्चों कि देखो ये वाला जो पोर्शन मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फंक्शन है, देखो यहां पर ये 0 होता है, वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, कितनी हो जाती है, +1 हो जाती है, ठीक है। यहां से अगर मैं गया, ये मेरा π/2 ये 0 हो गया, ये मेरे पास वैल्यू मिली है मुझे पाई, जिसपे क्या हो जाता है, ये वैल्यू देता है आपको -1, एंड देन इसके आगे फिर किस पे चला जाएगा, 3π/2 पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। इधर इस तरफ जाएंगे तो -π/2, ये माइनस का पाई, और ये माइनस का 3π/2। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये कॉस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, कॉस का। अब सुनना, तो हमारा जो फंक्शन होता है कॉस, जस्ट इसका किस तरीके से बनाते हैं, अगर ग्राफ को अगर समझना, और सेक फंक्शन को अगर ग्राफ देखना चाहे तो देखो इस तरीके से ग्राफ बनता है, जहां जहां पर ये जो ग्राफ रन कर रहा है इसका जस्ट क्या कर दें, उल्टे तरीके से अपन है ना ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। अब उल्टा ग्राफ बनाने का मतलब हो गया भाई, देखो यहां पर मैंने बना दिया, यहां पर बना दिया, और यहां पर बना दिया, ठीक है, क्लियर।
अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूं आपके सामने, ये जो कॉस वाला ग्राफ था वो मैंने पूरा हटा दिया। तो अब ये जो बना है ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ मेरा किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने ड्रॉ करता हूं। मुझे पता है कि π/2 हो गया, π/2 का ऑड मल्टीपल पे ये ग्राफ क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, यहां पर ये नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये इंटरवल किसको शो करेगा, नॉट डिफाइन वाले को। सेम यहां पर नॉट डिफाइन को शो करेगा। क्लियर है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो केसेस जो बनाए मैंने वो किसको शो कर रहे हैं, नॉट डिफाइन वाले को। तो इनके कलर्स को अपन एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको क्या रहे, वो चीजें क्या हो, सिस्टमैटिक नजर आए। ठीक है, और ये मेरे पास, अब इस ग्राफ को जब ध्यानपूर्वक देखें तो ऑब्जर्वेशंस की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस में बड़ा सिंपल सा फैक्ट ये है कि देखो ये कहां तक वैल्यू आई है, -1 तक ये वैल्यू आई है आपके पास। कहां तक वैल्यू आई है, -1 तक। ठीक है, और मैक्सिमम अगर इस जगह देखें तो यहां पर ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में कोई वैल्यू नहीं है, -1 से कहां तक, +1 के बीच में। ये -1 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, +1 हो गया, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आती है। तो ग्राफ इस तरीके से रन करता है। अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो देखो क्या क्या आउटपुट आ रहा है, ये मेरा -∞, ये मेरा +∞। ठीक है, सेम कहानी, -∞, +∞। ये रन तो करने की कोशिश कर रहा है -∞ से +∞ के बीच में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच में एक ऐसा है सेक्शन जहां पर वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर में से एक इंटरवल बिल्कुल नहीं आ रहा है, और वो इंटरवल के अंदर देखें तो देखो -1 तक आया है, +1 भी है, लेकिन इसके बीच की वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा -1 से 1 के बीच वाली वैल्यूज को। क्लियर है, तो ये मेरा एक क्या हो जाता है, रेंज लिखने का एक तरीका हो जाता है। दूसरा, आप चाहे तो रेंज लिखने का तरीका कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि -∞ से लेकर के -1 तक, यूनियन +1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये भी एक रेंज का एक तरीका हो जाता है। अब मेरे पास डोमेन है, मेरे पास रेंज है, देन इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, इसको प्रॉपरली क्या कर सकता हूं, समझ सकता हूं। अब ये फंक्शन 1 उसकी 1 मैनी 1 की बात करें तो देखो यहाँ पे आप लाइन खींचते हैं तो मैनी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैनी 1 है, इस बीच में तो है ही नहीं कहीं। ठीक है, जब इस जगह वैल्यू आई नहीं रही तो इसका मतलब फंक्शन को मैं सही मायने में मैनी 1 कह सकता हूं। कैसा है, मैनी 1, और नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मैं यहां से क्या कर सकता हूं, सेक से क्या कर सकता हूं, गेन कर सकता हूं। तो डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया, और बाकी का ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। ओके, ऐसे ही हम बनाते हैं किसको, कॉसेक को। तो आते हैं अपने 6 पर, y बराबर कॉसेक x। अब अगर मैंने बोला कॉसेक x के बारे में जानना चाहें तो असल में ये कुछ नहीं होता है, 1/sin x होता है। साइन के बारे में आप जानते होंगे, तो साइन जहां जहां पे 0 होता है वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब sin x क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इस बात को दिमाग में रखते हुए तो x इज नेवर इक्वल टू n π। अब n π का मतलब क्या हो गया, जहां जहां पे क्या हो रहा है, ये या तो देखो पाई होता है पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, 2π होता है, 3π होता है, या 0 होता है, उन सभी पर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखें इस जगह से, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब मैं इसमें सभी रियल वैल्यूज रखने का प्रयास कर दूंगा, लेकिन n π वाली टर्म्स को हटा दूंगा। ठीक है, साथ के साथ रेंज में सेम कहानी, रेंज के अंदर जो हमारे सेक के साथ थी वही इसके अंदर आती है, r -1 से 1 ये इंटरवल आता है। अब इसके ग्राफ को जब समझेंगे तो आपको ये चीजें क्या होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ग्राफिकल मैनर में इसको समझ लेते हैं एक बार। क्लियर, अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ये कुछ ग्राफ ऐसे देखो, साइन ऐसे चलता है, तो साइन का जो उल्टा वाला केस, तो ये ऐसे। अब यहां पर कौन सा वाला आ जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन वाला केस आ जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं इनफाइनाइट। ये +∞ और ये -∞। सेम फिर अगला वाला केस यहां से ऐसे रन करेगा। क्लियर, फिर आगे चल के सेम कहानी, फिर ऐसे ही इस तरह बनाना चाहूं तो मैं सेम, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं ग्राफ को क्या कर सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं, समझ सकता हूं चीजों को। ओके, नाउ ये जो है इस जगह वैल्यू अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये मेरा -1 है और ये मेरा जो है वो +1 है। क्लियर है? तो जब ग्राफ को देखते हैं तो ये 0, ये π/2 और ये पाई, ये 3π/2 और ये मेरे पास जो आएगा अगला वाला वो आएगा मेरे पास 2π। सेम कहानी यहां पर भी देखूं तो -π/2 और -π। तो आप ग्राफ को जब देखेंगे तो ये रन कर रहा है, देखो ऊपर वाला सेक्शन +∞, नीचे वाला -∞। तो सेम कहानी +∞, -∞, +∞, -∞। तो रन तो कहां से कहां करने की कोशिश कर रहा है, -∞ से +∞, लेकिन सारी वैल्यूज नहीं है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू इसके अंदर नहीं है। फंक्शन के बारे में देखें तो मैनी वन है, ठीक है, साथ के साथ कैसा डिसकंटिन्यूअस है। तो मैनी वन एंड डिसकंटिन्यूअस, ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहां से मिल जाती है। मैनी वन एंड डिसकंटिन्यूअस, ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे यहां से क्या होती है, इजीली मिल जाती है। क्लियर बच्चों? तो ये मैंने ना ग्राफ्स के बारे में डोमेन और रेंज को समझ लिया। तो अभी तक मैंने समझा क्या है मैं आपको बता देता हूं 1 बाय 1 करके, ठीक है। वैल्यूज बताइए आपके सामने, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चों, साइन फंक्शन को पढ़ा, कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, ये सब चीजें बता दी इस जगह से। मैनी वन, ठीक है, cos 10x, cot x, sec x, ठीक है, cosec x, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बारी आती है इसके बाद हम लोग को बेसिकली करना क्या है, डोमेन रेंज के बारे में पता चली गया। अब मुझे क्वाड्रेंट समझने हैं, तो क्वाड्रेंट के बारे में बात करें बच्चों, तो क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां से मैं कुछ क्वाड्रेंट बना देता हूं, आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नाउ क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री या 0 रेडियन, ये 90 डिग्री या π/2, π/2 बोलो या 90, चेंज कर देता हूं इसको, π/2 या 90, ये मेरे पास आ जाएगा पाई या बोलूं 180 डिग्री, ये हो जाएगा 3π/2 या और बात करें 270 डिग्री, एंड सेम एज ये हो जाएगा मेरे पास 360 डिग्री या 2π। क्लियर है? चलिए अब इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के बीच में, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का जो वैल्यूज की बात करूं तो 0 से कहां के बीच में, π/2 के बीच में, ठीक है। ये मेरा आपको पता ही हो गया 90 से कहां तक या π/2 से लेके कहां तक, अगर बात करें तो 180 पाई तक, ये वाला पाई से 3π/2 तक, और ये वाला हमारा 3π/2 से 2π तक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देखो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, सभी कैसे रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड में एस, ठीक है, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ये बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। ये हो जाएगा टी, ए एस टी, टी फॉर टेन एंड कॉट, both are positive, ठीक है, both are positive, and that is C, and that is called cos, and reciprocal of cos, that is sec। ये both are positive, ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। ये बात आप 10th क्लास के अंदर सीख जाते हैं, ASTC कहते हैं हम लोग जनरली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का रहता है जिसमें वो दोनों पॉजिटिव, बाकी के रिमेनिंग कैसे होंगे, नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के रिमेनिंग सब कैसे होंगे, नेगेटिव। एंड कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है बाय क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब रही बात क्वाड्रेंट्स अगर हम चेंज करते हैं तो क्या कहानी बनती है। अब एक छोटा सा फैक्ट तो आपको ये रखना है 10th क्लासेस के बेसिस पे, अगर मैं π/2 से कोई भी चीज प्लस करता हूं
90 प्लस करता हूं या माइनस करता हूं, 90 प्लस करता हूं, ठीक है, तो हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 90 करो या 270 डिग्री प्लस करो या फिर मैं कहूं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे कोई भी चेंज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या हो चुकी होगी, क्लास 10th में मिल जाती है, जो हमें 11th में कोई वैसे नीड तो नहीं है, लेकिन मैं करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं भाई 90 प्लस समथिंग करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। हाँ इतना जरूर कर लो, 90 माइनस समथिंग करूंगा तो ये डेफिनेटली क्या होगा, साइन होगा। क्लियर, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं आपस में। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई बोले कि साइन 15 डिग्री किसके बराबर होगा कॉस के अंदर, तो साइन 15 डिग्री जो होगा वो कॉस हमारा 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। रीजन, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन, यहां से चेंज करना, ठीक है, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखना चाहूं तो साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री। क्लियर है, यस और नो? तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी का देखो रोटेशंस में आपको पता ही है, अगर मैं क्या करता हूं 2 पाई रोटेशन या 360 डिग्री का करता हूं, रोटेट होता हूं, तो उसके बाद जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू कैसी होती है, आफ्टर दैट वैल्यू इज ऑल्सो सेम, वो वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। क्लियर है, इसको मैं समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, कैसे, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वहां से आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा, ठीक है, देखना एग्जांपल नंबर 8, इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या कहने वाला है ये। ठीक, ये कह रहा है साइन 31 पाई अपॉन 3, इसको अगर आप सॉल्व करें तो साइन 31 पाई अपॉन 3, अगर इसको अगर मैं देखूं पाई बाय 3 कह सकता हूं, तो मैं इसको बोलूंगा भाई साइन, इसको डिवाइड करो पूरा एक बार जितना हो सकता है, ठीक है, तो आपने लिखा 10 टाइम्स तो हो जाएगा, सिंगल बचेगा और कुछ आगे मैंने पाई लगा दिया। क्लियर है, अब ये मेरा पूरा एंगल लिखने का एक मैनर हो जाता है। अब आगे मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छा किया, साइन मैंने लिखा 10 पाई प्लस पाई बाय 3। क्लियर, अब 10 पाई को भी मैंने थोड़ा समझदारी से लिखा, तो क्या लिखा, साइन 10 पाई को भी समझदारी से लिखें एक बार, तो मैं बोलूंगा बताओ ये 2 पाई इंटू 5, तो 2 पाई का मतलब हो गया एक पूरा रोटेशन, और ऐसे कितने रोटेशंस कर दिए हमने कर दिए 5 रोटेशन, तो एक 2 पाई रोटेशन पर वैल्यू सेम मिलती है, तो इस पूरे पर भी वैल्यू क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी, मतलब इसका कोई चेंज आएगा नहीं, तो मेरा वैल्यू हो गया साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कैन बी रिटन एज √3/2। क्लियर है, अगर मैं आपसे बोलूं अगर एक पर्सन क्या करता है, पूरा एक रोटेशन कर जाता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, स्टिल ही इज, उसकी जो लोकेशन है वो एज यूजुअल है जितनी वो पहले थी लोकेशन। ठीक है, इसका मतलब चेंजेस कुछ आने वाला है नहीं, इसका मतलब 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वहां से हमारे एंगल की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, हम वहीं के वहीं होते हैं, वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, क्लियर। और दूसरी बात यहां से समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। ठीक है, अगर आपको इसको समझना है, अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा बच्चों, ध्यानपूर्वक देखें इसको, मैं लिखूंगा इसको कॉस -1710 डिग्री। अब ये बताओ माइनस साइन किसको बता रहा है, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ किसको बता रहा है, हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहा है, वो डायरेक्शन कौन सी है हमारी, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लियर, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि देखो एक काम करो, 360 डिग्री के कितने कितने पूरे चक्कर लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री का 1 रोटेशन 360 होता है, आपको पता होना चाहिए इसका 2 रोटेशन कितना हो जाता है, 720 डिग्री रोटेट करा देता है, 3 रोटेशन कितना करवा देगा आपको, 1080 डिग्री रोटेट करवा देगा, 4 रोटेशन कितना करवा देगा, 1440। और नाउ अगर मैं बात करूं यहां से, अगर 5 रोटेशन करना है तो मुझे 1800 डिग्री घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपने ऑब्जर्व किया ये पूरा है ना 1800 डिग्री नहीं घूम पा रहा है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है 1800 डिग्री, ये जैसा कि मेरा 5 रोटेशन है, और ये नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई 1800 डिग्री का मतलब 5 रोटेशन, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 4 रोटेशन पूरे पूरे आ रहे हैं और एक आखिरी का रोटेशन रह गया है।
आखिरी का रोटेशन रह गया तो मैंने इसको एक साथ 1800 डिग्री में 1710 को कम कर दिया और ऐसा करने पर मेरे पास आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री cos 90 आपको पता होना चाहिए। तो cos खुद है ना 0 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पे जाते जाते क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट विल बी माई आंसर। क्लियर है? आप इसको मल्टीपल ऑफ थ्योरीज से समझ सकते हैं। पहला थ्योरी मैंने ये बता दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को अगर समझना चाहें तो बच्चों, कि मैं आपके सामने बोलूं कि इसने है ना 4 रोटेशन पूरे पूरे कर लेने हैं। तो cos अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो -360 डिग्री इंटू 4 1440 अलग हो गया और बचा हुआ कितना है, माइनस का 270 अलग है। अब मैंने बोला ये खुद किसके बराबर है बताओ, 0 के बराबर है, बिकॉज ऑफ क्योंकि आप 4 चक्कर लगा दें तो एक ही जगह पहुंचेंगे। अब मैंने बोला cos माइनस का 270 डिग्री है। अब माइनस सिर्फ एक साइन है, इसका मतलब यहां से शुरुआत हुई 90 80 और फिर यहाँ पे आकर के वो टिक गया। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, तो ये जो एंगल जो ड्रॉ हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो बताओ cos 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू cos 90 एंड वी कैन से दैट इट इज 0। क्लियर है? तो एक तरीका इसका ये भी हो जाता है। तो मतलब अप्रोचेस वही है ऑलमोस्ट सेम, बस आपको क्या करना है, रोटेशन चेक करने और आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे इसमें वैल्यूज के ऊपर। यहां पे रखा है इफ cos x बराबर -3/5 x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो x लाई कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, समझना है इस चीज को। अगर मैंने आपके सामने लिखा cos x बराबर क्या है, -3/5 और क्वाड्रेंट दे दिया है x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है, ये सबसे पहले लिख लें। तो थर्ड क्वाड्रेंट की खास बात क्या है, tan एंड cot आर पॉजिटिव, ये दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, रिमेनिंग रेस्ट आर नेगेटिव। बाकी सब कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, अब बात आएगी, चलो ये तो हो गया, ये माइनस साइन इसकी वजह से था, मुझे निकालना है बाकी के रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने बोला कि भाई साइन निकालो, तो साइन के लिए आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये बात हम जानते हैं। अब इस कंडीशन को यूज करूंगा तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब ध्यान पूर्वक देखें इस जगह से, साइन एक्स किसके बराबर आया, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 1 माइनस 9/25 और जब सॉल्व करेंगे तो अगला क्या आएगा, 16/25 का अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 4/5। लेकिन ध्यान देना क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है मेरे पास, थर्ड, तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हालांकि यहां से प्लस माइनस आएगा। क्लियर है? यहां से क्या आने वाला है, प्लस माइनस आता है। ये जो वैल्यूज आती हैं वो प्लस माइनस के साथ है, किसके साथ है, प्लस माइनस के साथ। मुझे रखना नेगेटिव है, क्या रखना है, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ, ठीक है, यहां से इसको ना मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं जिससे बच्चों आपको समझ में आए, 4/5। अब यहां पे एक चीज अपने दिमाग में रख लेना, ये बात आपको पता हो गई, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए अब यहां पर अब कंक्लूजन्स लिखूंगा मैं इस जगह से, साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो आई है प्लस माइनस 4/5। यहां पर मैं प्लस 4/5 को इक्वल नहीं करूंगा, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस 4/5 बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब यहां से मेरे पास वैल्यू जो आएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4/5। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सही है। अब आपको sin x बराबर -4/5 आ गया बच्चों, तो यहां से देखो cos ऑलरेडी दे ही रखा था, अब मुझे tan निकालना, तो tan के लिए मैं क्या करने वाला हूं, sin x अपॉन cos x यूज करूंगा। तो यहां से आप खुद एनालिसिस करो, 4/5 3/5 तो 4/3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। थर्ड, अगर मेरे से पूछेगा कि बताओ cot बता दो, तो cot निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, 1/10x और 1/10x के थ्रू जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 3/4। फोर्थ मुझे मिल जाएगा sec x जो कि इक्वल है 1/cos x। cos खुद नेगेटिव है तो sec को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, दैट इज -5/3 एंड द फिफ्थ वन cosec x
that is reciprocal of 1 upon sin x. It mean reciprocal of sin x, that mean its value is minus 5 by 4 और इस हिसाब से मुझे वो पांचों की पांचों वैल्यू देखने को मिल गई। क्लियर है? तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया, आइडेंटिटी को यूज करते हुए एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाली एंड देन उसके बाद बाकी की वैल्यूज मैंने निकाल ली। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, बोला है इफ cot x बराबर -5/12 और x लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। तो सबसे पहले ये पहचानो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट होता किसका है। तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक के अकॉर्डिंग होता है। उसमें दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कॉट नेगेटिव है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें अपने को कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये लिख देना इस जगह कि देखो ये जो गिवन है उसको तो आपने लिख ही लिया, बट अब आप मेंशन क्या करने वाले हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट यहां पे आप लिख देना कौन कौन नेगेटिव कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। ये दोनों कैसे रहने वाले हैं, पॉजिटिव, बाकी सब कैसे रहेंगे नेगेटिव, बाकी सब कैसे रहेंगे नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ये बात आप मेंशन कर देना। ठीक है, अब आपको निकालना है बाकी के, आइडेंटिटी यूज कर लें। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो यहां से हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट, और ये वैल्यू मिलेगी मुझे 2 प्लस और माइनस में। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले को निकालते हैं, यहां से निकालने वाला हूं मैं कोसेक एक्स। तो समझना इस चीज को अच्छे से, तो प्लस माइनस दोनों, लेकिन कोसेक है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसके लिए मैं सिर्फ पॉजिटिव रखूंगा। 1 प्लस 5/12 का स्क्वायर, अब माइनस लगाएं चाहे प्लस लगाएं, स्क्वायर करेंगे तो सब प्लस ही होना है। ठीक है, क्लियर है? तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस 25/144, तो 169/144, दैट इज 13/12, और वो भी पॉजिटिव। तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ गई है, कोसेक एक्स की आ गई है। क्लियर? अब कोसेक एक्स की वैल्यू आपके पास 13/12 है, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अब सेकंड वैल्यू क्या निकालनी है, कोसेक से कौन सा निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा, तो साइन निकाल लो फटाफट। ठीक है, तो साइन कैसे निकलेगा बताओ, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स। जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 12/13। क्लियर है? नाउ दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, कोसेक एक्स आ गया है और मेरे पास क्या आ चुका है, यहां से साइन एक्स भी मेरे पास वो वैल्यू देखने को मिल गई है मुझे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट थर्ड। अब मुझे निकालना है कॉट एक्स, दे रखा है इजीली, तो मैं यहां से किसके बारे में निकाल सकता हूं, tan x के बारे में निकाल सकता हूं। तो tan x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट एक्स। अच्छा देखो यहां से एक समझदारी और क्या दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 12/5, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया। अब अगर मुझे क्या करना है, cos x निकालना है, तो या तो यहां से आइडेंटिटी यूज करूं या एक समझदारी दिखा दूं। cos x बराबर क्या हो सकता है, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, sin x अपॉन tan x इज ऑल्सो इक्वल टू cos x। यूज कर लेना इस कंडीशन को, तो 12/13 डिवाइडेड बाय माइनस 12/5, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 5/13, वो भी किसका, नेगेटिव का। क्लियर है? और वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये कॉस कैसे रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, अब मुझे एक और वैल्यू निकालनी है, दैट इज सेक एक्स। तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव 13/5। क्लियर? हालांकि tan के थ्रू भी मैं सेक निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने ना इस जगह आइडेंटिटी यूज नहीं ली और नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया बच्चों। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2 एक्सरसाइज के अंदर था, हम लोगों को डोमेन रेंज के बारे में पता होना चाहिए। एक वैल्यू दी जाए तो बाकी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने सीखा इस जगह से, और इसी बेसिस पे मैंने क्या कर दिया,
इन सभी क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया बच्चों। तो बच्चों आगे देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसके अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी का इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया, आप एक बार इस सेशन को और देखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।